What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 19 of our GNG 2.0 और आज इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर। मैंने पहले भी आपको बहुत शिद्दत से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट 100 डेज वाली सीरीज में, तो मुझे उम्मीद है आपने वहां भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब जीएनजी में इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं कैश फ्लो में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, रिवीजन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाओ और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों एक ही स्लाइड पे पूरा का पूरा कैश फ्लो रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आपका बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहां से बात बनती है। बाबू हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहां पे नेट प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीजें आई, इधर बेटा हमारी सारी की सारी सेल्स आ गई, सारी की सारी इनकम्स आ गई, इधर हमारे सारे के सारे खर्चे आ गए। तो जब हम ये सेल सारी इनकम जोड़ के सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है, राइट। अब एज्यूम करता हूं मैं आपकी सेल है 5 लाख की, एज्यूम कर रहा हूं मैं आपकी सेल है 5 लाख की, अदर इनकम 5 लाख की, खर्चे आपके 8 लाख के, तो आपको 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आपको 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बेटा, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत बढ़िया, 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट जेब में आ रहा है, राइट। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि ये नेट प्रॉफिट से आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके पास कैश है या नहीं है। सर ऐसे कैसे पता नहीं चल रहा? देखो एक बात समझो, सपोज इस 5 लाख की सेल में 4 लाख क्रेडिट सेल हुई, 4 लाख उधार की सेल हुई, तो आपके पास 1 लाख रुपए तो सेल से आए, 5 लाख रुपए आपके पास अदर इनकम से आए, तो कैश तो आपके पास 6 लाख ही था। आपने 8 लाख के खर्चे भी कर दिए, तो बल्कि जेब से और 2 लाख चले गए तुम्हारे फिलहाल। ये 4 लाख तो अभी आए नहीं ना बेटा, ये तो उधार है। तो P&L देख के ये नहीं पता चलता कि मेरे पास कैश है या नहीं है। तो कैश को देखने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये क्या दिखाता है बच्चों? ये दिखाता है कि मेरे पास इस साल में कितना कैश आया है या कितना कैश गया है, ठीक है। एज्यूम करो कि मेरे पास ओपनिंग में यानी साल के शुरू में जो कैश था वो था 80,000 रुपए का, और साल के लास्ट तक जाते जाते, क्लोजिंग तक जाते जाते जो कैश हो गया बेटा जी वो हो गया 2 लाख रुपए का। तो साल के शुरू में 80,000 का कैश था, साल के लास्ट तक जाते जाते 2 लाख का हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस साल के बीच में मुझे 1,20,000 रुपए का इनफ्लो हुआ है, 1,20,000 रुपए मेरे पास आए हैं। अगर ये कम हो जाता, 80 से 40 हो जाता, तो मैं बोलता 40 का आउटफ्लो हो गया, मेरे बिजनेस में 40,000 रुपए कैश गया है। अब जब हम कैश की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे सिर्फ कैश ही नहीं आता, यहां पे आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या क्या आते हैं बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है बेटा? कैश तो आ ही गया, बैंक भी आ जाएगा, कोई चेक ड्राफ्ट है वो भी आ जाएंगे, इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसी में आ जाती हैं बाबू, ध्यान रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से भी देखने को मिल सकती हैं बैलेंस शीट में। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो 1,20,000 रुपए हमारे पास आए ना बच्चों, इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। सर अलग अलग सोर्सेज कैसे हो सकता है? एसेट बेच के आए हो सकता है मैंने कहीं से लोन लिया हो, पैसा तो आएगा ही ना लोन लूंगा तब भी, हो सकता है मैंने शेयर इशू करे हो सकता है मैंने माल बेचा हो। तो जितने भी सोर्सेज हैं बेटा
उन सोर्सेस को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। सोर्सेस को इस चैप्टर में कितने पार्ट्स में बांट दिया? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बेटा मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर हमारी मेनली सेल्स आ गई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आ गए, जो भी बिजनेस की मेन ऑपरेशंस है ना, वहां से आने जाने वाला पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिया? 2 चीजें बस, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगी बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट्स तो यहां आ जाएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पे आएंगी, ठीक है। तीसरी को बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरी को क्या बोला? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या बोला? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ शेयर से रिलेटेड यानी शेयर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी पैसा आ रहा है या जा रहा है तो हम इधर लिखेंगे। तो यानी ये जो 1,20,000 रुपए आए ये अलग अलग तरीके से आ सकते हैं बच्चों, मेरे पास अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। उनको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। एक को बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक को बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक को बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। आओ 1 बाय 1 इसको देखते हैं। अब देखो बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहीं पे पैसा आ सकता है, कहीं पे पैसा जा सकता है। अब सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है क्या क्या? शेयर्स हैं और लाइबिलिटीज है। तो पैसा कब कब आएगा? सबसे पहले अगर हमने शेयर इशू करे, इशू ऑफ शेयर्स, तो पैसा आ जाएगा। ये मैं प्लस में लिख रहा हूं, जो माइनस वाली है उसको ब्रैकेट्स में लिखूंगा, ठीक है। सपोज हमें इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है कंपनी का। कंपनी का ऐसा बैलेंस शीट होता है ना बच्चों, मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, राइट। अब सपोज ऐसे लिखा हुआ है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। सपोज यहाँ पे है शेयर्स। शेयर जो है पिछले साल 1 लाख की थी शेयर कैपिटल और इस साल शेयर कैपिटल 1,50 की हो गई। आपको ऐसे बैलेंस शीट को कंपेयर करना होता है कि पिछले साल 1 लाख की शेयर कैपिटल थी, अभी 1,50 हो गई, 50,000 से बढ़ गई ना, यानी पैसा आया होगा। तो हमने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख दिया इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऐसे ही शेयर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है इक्विटी शेयर्स हो, तो दोनों यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे। अब शेयर तो बेटा हो सकता है शेयर आपका प्रीमियम पे हो, तो अगर शेयर पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो वो भी यहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो वो भी यहीं आएगा। इस शेयर पे हो सकता है कुछ आपने एक्सपेंसेस भरे हो, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो भी यहीं लिखे जाएंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये लेकिन आपके पास से पैसा गया तो इसको माइनस में लिखना। ये जो आपने शेयर इशू करे हैं बेटा, जिसको भी इशू करे उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। भाई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा, तो डिविडेंड पेड भी यहीं आएगा, पैसा आपके पास से जाएगा, ठीक है। तो शेयर से रिलेटेड देखो क्या क्या होता है भाई। शेयर्स इशू करे, शेयर पे प्रीमियम आ सकता है, शेयर पे खर्चे आ सकते हैं, शेयर पे डिविडेंड देना पड़ सकता है, राइट। उसी के साथ साथ बच्चों अब इन शेयर्स का रीपेमेंट भी करना पड़ सकता है, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो देखो ये सब शेयर्स से रिलेटेड आइटम्स होती हैं बच्चों, ये सब एडजस्टमेंट शेयर से रिलेटेड होती है। अब नॉन करंट लायबिलिटी, लोन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स, आपने डिवेंचर इशू करे हो, ये बैलेंस शीट में यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में होंगे। पिछले साल सपोज 2 लाख, इस साल सपोज 3 लाख, तो बढ़ गया ना लोन, तो हमने डिवेंचर इशू करे होंगे, राइट। इसी तरीके से बैंक लोन हो सकता है बढ़ा हुआ, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, वो भी बच्चों यहीं पे आएगा, राइट। अगर ये कम हो गया, अगर कम हो गया तो यानी आपने पेमेंट करा, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन,
रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, पैसा जाएगा बच्चों। अगर आपने लोन लिया है तो इस पे इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेड भी यहीं पे आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड भी यहीं पे आएगा बेटा जी। तो दिस इज हाउ बेटा हमारे पास यहाँ पे या प्लस में या माइनस में वैल्यू आ सकती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेनली ये चीज़ें होती हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑल्दो करंट लाइबिलिटी में दिया होता है, लेकिन आपको मानना यहीं पे है इसको भी, ये एक्सेप्शन है बच्चों। तो ये कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शन हैं जो याद रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ये सब बच्चों हमारे लोन्स हैं। कैश क्रेडिट हो गया, उसको भी यहीं लेके चलना, यहीं मान के चलना। बढ़ गया तो पैसा आया पॉजिटिव में लिखना, कम हो गया तो पेमेंट करा माइनस में लिख देना। ये सब बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। देखो फाइनेंसिंग में यही चलेगा, बस इतना तुमने समझ लिया ना, याद मत करो, समझ लो बस कि शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड सारी चीजें यहां आनी है। डन। आओ अब देखो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर क्या क्या आएगा। इन्वेस्टिंग में देखो बच्चों, यहां भी मैंने आपको दो चीजें लिखवाई हुई हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब चीजें यहां आएंगी। जैसे सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, या फिर सेल ऑफ एसेट। भाई एसेट खरीदा तो पैसा गया, एसेट बेचा तो पैसा आया। इसी तरीके से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पैसा गया। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पैसा आया। तो बच्चों देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, एसेट हो, कोई भी प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, कुछ भी, परचेज सेल, सब यहीं दिखाओगे, ठीक है। अब बच्चों अगर आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, तो इससे आपको क्या मिल सकता है। इससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इससे आपको डिविडेंड मिल सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना बेटा। अब आपको हो सकता है आपने कोई एसेट अपना रेंट पे दिया हुआ हो, रेंट रिसीव्ड। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगी। आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो मैंने दोनों लिख दिए। तो फाइनेंसिंग में मेनली ये चीजें हैं, इन्वेस्टिंग में मेनली ये चीजें हैं। अब ये परचेज सेल कई बार आपको फाइंड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वो कैसे ढूंढना पड़ता है अभी मैं वो भी बताऊंगा। ठीक हो गया बच्चों, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हो गया हमारा काम। फिर से सारा याद मत करना, मेनली ये पकड़ लो दो चीजें, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ आएंगी। उसके बाद बच्चों देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें लेनी है। सबसे पहले ध्यान में रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको सबसे पहले यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। फिर आपको चाहिए नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से कहां पे जाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाओगे। फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां पे जाना है, कैश जनरेटेड पे जाना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये मेन तीन चीज है बेटा जो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ढूंढनी है। सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप। मैंने आपको याद कराया है ये, प्लस टिप। टी का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी इस साल आपने जितना भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करा है वो आएगा। इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड दिया है तो वो भी इसमें जोड़ो, क्योंकि वो भी प्रॉफिट से ही दिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड, आपने कोई डिविडेंड अगले साल के लिए प्रपोज किया है तो वो भी आप प्रॉफिट से निकाल के साइड में रख लेते हो, वो भी ऐड बैक करो। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है बच्चों टैक्स के लिए तो वो भी इसमें ऐड बैक करो। तो करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, एक वैल्यू आ जाएगी। इसमें 1 2 3 4 ये चार चीजें जोड़ो। इसमें से माइनस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई टैक्स रिफंड आया है तो वो हटा दो यहां से। तो आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा एनपीबीटी कैलकुलेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे लिखना है।
एनपीबीटी कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, अब सुनो, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं बच्चों। क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लेस क्या करोगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। लो बेटा, तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ऐड बैक करने हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको नॉन कैश बता दूं क्या क्या होता है। नॉन कैश में बेटा मेनली दो चीजें आती हैं, एक तो डेप्रीसिएशन करंट ईयर का, ये आपको ऐड करना है। दूसरा बेटा हमारा होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अगर डेप्रीसिएशन आ जाए या गुडविल राइट ऑफ आ जाए ये, और उसके साथ साथ तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई भी प्रोविजन बनाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, इस तरीके का कोई प्रोविजन अगर बनाए तो वो भी नॉन कैश आइटम होती है। आपकी जेब से पैसा नहीं गया लेकिन प्रॉफिट को कम कर दिया, तो सही करने के लिए जोड़ना चाहिए। ऐसे ही डेप्रिसिएशन, ऐसे ही गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपको यहाँ पे ऐड बैक करने हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग में बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो आपने इंटरेस्ट पे करा वो नॉन ऑपरेटिंग है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेचा उस पे लॉस हुआ, वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, वो भी कभी कभी होता है, यहां पे आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, यही है, बस यहां पे लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो नीचे माइनस करोगे, ऊपर प्लस करोगे, कभी कभी होता है ना। तो ये बस मेनली यही एडजस्टमेंट्स है, मेनली यही आपको देखने को मिलेंगी, दिमाग में सेट होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए ये एडजस्टमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे बहुत फैमिलियर हो जाओगे, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, अब देखो आप नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए, ये सारी एडजस्टमेंट्स कुछ यहां ऐड करी, कुछ यहां लेस करी, ये करके आप यहां आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है। ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, ध्यान रखना करंट लायबिलिटी जैसा हुआ है वैसा कर दो। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो आप भी ऐड कर दो, करंट लायबिलिटी घट गई तो आप भी लेस कर दो। भाई तुम्हारी करंट लायबिलिटी है, सपोज कोई क्रेडिटर है, तुमने उसका पेमेंट कर दिया तो जेब से पैसा गया ना, तो लेस करो, बढ़ा तो ऐड करो। ठीक है, एसेट में उल्टा होगा बच्चों, करंट एसेट अगर कम हो गया तो ऐड करना, करंट एसेट अगर बढ़ गया तो लेस करना। ठीक है, इसमें उल्टा चलेगा, तो ध्यान रखना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहां पे आती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहां पे आती हैं बच्चों। ओके, तो ये ऐड का वाली चीजें, ये लेस वाली चीजें, एक अमाउंट बाहर निकालो, फिर इसमें ये अमाउंट एडजस्ट करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। यहां से लेस करना इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बच्चों यहां से लेस कर देना, वैल्यू बाहर। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले बाबू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स एडजस्ट करनी है, वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करनी है, वहां से कैश जनरेटेड पे पहुंचोगे। उसमें से इनकम टैक्स माइनस करना है, फाइनल वैल्यू बाहर। फाइनल वैल्यू बच्चों तुम्हारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ये तुम्हारा मेन फॉर्मेट है, मेन एक्टिविटीज है, जिसका तुमको स्क्रीनशॉट ले लेना है। लो जल्दी से, पूरी की पूरी कैश फ्लो में मेन चीज यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो, जैसे तुम्हारी ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो, मेन चीज अपने माइंड में एकदम सेट कर लो, मतलब तुम लोग को एकदम जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे इजी होता चला जाएगा। देखो क्या क्या है,
सपोज शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में मेन दो चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो मेनली ये दो चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, एनपीबीटी। भाई जितना प्रॉफिट है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट ही होना चाहिए ना, तो एनपीबीटी निकलेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेनली लोन्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट होता है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कहाँ एडजस्ट होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर नॉन करंट एसेट्स, इसमें बेटा सारे के सारे एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होता है। करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होता है। हो गया काम खत्म। कैश फ्लो में यही है बच्चों, देखो बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में मेन 5 हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होंगे, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होंगे, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में, नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास फाइनेंसिंग में, और इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो शेयर्स हैं वो तो हमारे फाइनेंसिंग में, रिजर्व्स एंड सरप्लस एनपीबीटी में बच्चों। डन, क्या बात है सर। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब मैं तुमको कराता हूं बच्चों सारी की सारी एडजस्टमेंट्स। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। सर इसके अंदर कितनी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं बच्चों? एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड बेटा तुम्हें बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ होगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में। कहां दिया होगा? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में। तो आपको क्या करना है, उसमें करंट ईयर वाला बिल्कुल इग्नोर कर देना है। करंट ईयर वाला देखते ही काटा मार देना, दिखाई भी नहीं देना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर वाला है उसी को आप डिविडेंड पेड मानोगे। डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। इसी को आप डिविडेंड प्रपोज्ड मानोगे। अब प्रपोज्ड डिविडेंड टिप का पार्ट है, TIPP, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो ये एनपीबीटी में प्लस होगा। ठीक है, तो प्रपोज्ड डिविडेंड में ध्यान रखना, करंट ईयर वाला इग्नोर, प्रीवियस ईयर वाला वही डिविडेंड पेड, वही डिविडेंड प्रपोज्ड। ठीक है, एक एडजस्टमेंट होती है बाबू इंटरेस्ट पेड, नीचे दिया होता है इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट को क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही प्लस होगा। क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बेटा इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट आपको मिला, कब मिलता है? इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग होता है इंटरेस्ट मिलना भी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है बच्चों? या तो एडजस्टमेंट्स होती है या एडजस्टमेंट्स नहीं होती। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर आपको ओनली बैलेंसेस दिए हुए हैं, जैसे जो प्रोविजन होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होंगे, कराया था ना कल टॉस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिलेगा। सपोज सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है ना बच्चों, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस है उसको मानना है टैक्स पेड। प्रीवियस ईयर वाले को क्या लेना है? टैक्स पेड। वो टैक्स पेड बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। और जो करंट ईयर वाला है इसको मान लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स टिप का पार्ट है। एनपीबीटी में टिप था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में प्लस होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रीवियस वाला टैक्स पेड, करंट वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। और अगर बैलेंस है, अगर बैलेंस है और बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट भी है, यानी नीचे एडजस्टमेंट में भी कुछ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट भी है, तो फिर आप क्या करना, फिर आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना। सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है देख लो एक बार।
सबसे पहले यहां पे बच्चों ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है सर? जो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ होगा। ओपनिंग क्लोजिंग यहां लिख देना, ठीक है। फिर तुम्हें देखना है एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में बेटा या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, इन दोनों में से एक चीज दी होगी। टैक्स पेड दिया होगा तो प्रोविजन निकालेंगे, प्रोविजन दिया होगा तो टैक्स पेड निकालेंगे, क्योंकि हमें यही दोनों चाहिए, ठीक है। तो अगर दिया हुआ टैक्स पेड तो उसको तो यहां लिख देना टू बैंक। ये क्या होता है? टैक्स पेड। सपोज ये दिया हुआ है, इसको यहां लिख देना। यहां पे बैलेंस में प्रोविजन निकाल देना बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां पे आप बैलेंस में निकाल देना प्रोविजन। तो बच्चों ये बैलेंस के साथ अगर प्रोविजन दिया हुआ है तो यहां लिख दो, ये निकाल दो, टैक्स दिया हुआ है तो यहां लिख दो, ये निकाल दो। ये दोनों में से एक चीज गिवन होगी, ठीक है। तो टैक्स पेड को क्या करोगे? वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस सबसे नीचे, और प्रोविजन को क्या करोगे? एनपीबीटी में प्लस। बैलेंस का कुछ नहीं करते, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट होता है बच्चों। तो हमारे पास एडजस्टमेंट्स में प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट एडजस्टमेंट आता है वो आता है रिलेटिंग टू एसेट्स। आजा यार, वो आता है एसेट्स पे। सर एसेट्स पे क्या एडजस्टमेंट होता है? बेटा हो सकता है डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो सकता है परचेज सेल दिया हो, तो एसेट पे कुछ ना कुछ दिया हो सकता है। तो अगर आपको एसेट का बैलेंस भी दिख रहा है तो आप एसेट अकाउंट बनाना सीख लो। एसेट अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले बाबू यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा एग्जाम से पहले दिन भी, क्योंकि इसमें सब रिवाइज करा दिया मैंने एक ही वीडियो में, और मेरे हिसाब से 40 मिनट में सब हो जाएगा। देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर बच्चों क्लास 11th में तुमने एसेट अकाउंट बनाया था, अगर डेप्रिसिएशन लगा तो कहां लगेगा? इधर लगता है। तो बाय डेप्रिसिएशन ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। अब तुमने अगर एसेट बेचा तो बाय बैंक, जितने का बिका ये सेल है, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये लॉस है। अगर एसेट लॉस पे बिका, प्रॉफिट पे बिका तो इधर आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे टू बैंक, जो कि परचेज है। ये आपको मेन बैलेंस में निकालनी है। आपको मेनली सेल दिया हुआ होगा, ये निकलेगा बैलेंस में, परचेज दिया होगा तो ये निकल जाएगा बैलेंस में। क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा बड़े, तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या कैसे किस तरीके से, ठीक है। तो एसेट अकाउंट ऐसे बनता है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, अभी दिखाया ना ऊपर नॉन कैश आइटम में, वेरी गुड। सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, बैलेंस कहीं नहीं जाता। प्रॉफिट आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। लो बच्चों, एसेट अकाउंट इस तरीके से बनता है। अब कई बार क्या होगा बच्चों, आपको क्वेश्चन में एसेट अकाउंट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप भी दिया होगा। अगर ऐसा हो सर फिर क्या होगा? फिर बच्चों चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर चीजें बदल जाएंगी। सर क्या बहुत कुछ बदल जाएगा क्या? ना, छूटर पुटर चीजें बदलेंगी, बाकी सब सेम है। देखो फिर हम दो अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि दो बैलेंस दिए हुए, एसेट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इधर बेटा ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, एसेट का भी ऊपर भी लिखा था ना, ये देखो ओपनिंग बैलेंस सेम, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस सेम। बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। बस एक्यूमुलेटेड डेप्ट नई चीज है, इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आता है क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां पे टोटल।
अब बच्चों फर्क क्या है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक्चुअल में क्या है, पहले एक ही घर था, ये एक ही घर था और इसी घर में एसिड भी रहता था और डेब्ट भी रहता था, इसी घर में एसिड भी रहता था और डेब्ट भी रहता था। अभी दोनों घर की लड़ाई हो गई है, ज्वाइंट फैमिली से सेपरेट फैमिलीज हो गई हैं। एसिड ने बोला मैं अपना घर बनाऊंगा, डेब्ट ने बोला मैं अपना घर बनाऊंगा, दोनों भाई अलग अलग हो गए, भाई लड़ पड़े, एक घर में कम पड़ गई जगह, तो डेब्ट ने बोला मैं अपना घर बनाऊंगा, एसिड ने बोला मैं अपना घर बनाऊंगा। तो बच्चों अब अगर करंट ईयर का डेब्ट दिया हुआ हो, जब दो अलग अलग घर हैं, जब एक ही घर है तो बस वहीं लगेगा, ठीक है। अगर दो अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए हैं, दो अलग अलग घर हैं, तो फिर करंट ईयर का डेब्ट यहां लग जाएगा, बस फर्क इतना है। यहां पे आप लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका करंट ईयर का डेब्ट आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, फिर डेब्ट का घर ये है, ये नहीं है, करंट ईयर डेब्ट इधर आएगा। फिर आप यहां पे क्या निकालोगे, यहां पे आप एक्यूमुलेटेड डेब्ट निकालोगे। ये क्या है बच्चों, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जो एसेट बिक रहा है ना कोई एसेट सेल होगा, तो ये उसका डेब्ट निकल के आया। इस एक्यूमुलेटेड डेब्ट को ये हमने बैलेंस में निकाला, ये एज इट इज इधर भेज दो, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बाय बैंक जो हमारी सेल है वो तो सेम ही है, और बाय P&L जो हमारा लॉस है वो भी सेम ही है। बस जब घर अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, तो फर्क इतना सा है कि आप करंट ईयर का डेब्ट इसी में ना लगा के इसमें लगाओगे, वहां से एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस निकलेगा, वो इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो वो भी सेम है, टू P&L ये प्रॉफिट है, ये भी सेम है, और इधर परचेज निकलेगा वो भी सेम है, बाकी सब सेम है। सिर्फ डेब्ट और एसेट की आपस में लड़ाई हो गई है, डेब्ट और एसेट की बच्चों आपस में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से दो अकाउंट्स बन गए। अब सुनो, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाते, ये कहीं नहीं जाते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप दो जगह आ गया, एक ये रहा, एक ये रहा, भाई दो दो जगह ही जा सकती है मैक्सिमम एडजस्टमेंट। अब क्या क्या बचा, फिर वही डेप्रिसिएशन सेम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, वही सेम बिल्कुल, जो ऊपर हुआ था वही नीचे हुआ, बस घर अलग अलग हो गए तो एडजस्टमेंट अलग अलग है, बाकी सब सेम है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। डन सर, क्या ही बात है, क्या बात है बच्चों। तो एसेट के एक ही घर में है तो यही एडजस्ट होंगे, अलग अलग घर है तो ऐसे एडजस्ट होंगे। सॉर्टेड। लो बच्चों, एडजस्टमेंट सारी एक जगह कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। लो जी, ये सारी बच्चों इसमें एडजस्टमेंट्स हो गई। एक दो छोटी छोटी चीजें और होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूं। जैसे कि इनटेंजिबल एसेट यानी गुडविल। गुडविल बच्चों अगर बढ़ गया तो आप क्या मानोगे उसको, परचेज ऑफ गुडविल। बढ़ गया तो परचेज ऑफ गुडविल मानेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। अगर इंक्रीज हुआ, जैसे आपको बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट दिए होंगे, वहां पे गुडविल दिया होगा, पिछले साल 10, अगले साल 20, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बढ़ गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना, ठीक है। और अगर कम हो गया, अगर गुडविल का वैल्यू कम हो गया तो उसको क्या मानोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे सबसे ऊपर। मैंने नॉन कैश में आपको लिखवाया है गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स में एक छोटा सा एडजस्टमेंट ये भी होता है, इसको ध्यान रखना। बढ़ा तो परचेज मानेंगे, कम हो गया तो फिर उस सिनेरियो में हम राइट ऑफ मान लेंगे। सॉर्टेड। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी की सारी एक्टिविटीज, कैश फ्लो का फॉर्मेट, पूरा का पूरा सब चीज रिवाइज कराई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के, अलग अलग एक्टिविटीज के क्वेश्चन लगाते हैं। और जैसे ही हमारी ये अलग अलग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। बड़े क्वेश्चंस मैंने आपको 100 डेज वाली सीरीज में भी नहीं कराए थे, तो अब एक साथ करेंगे वीडियो। 100 डेज वाली सीरीज का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, मजा ही आ जाएगा तुम्हें, और कैश फ्लो हमारा समाप्त, सॉर्टेड, ठीक है। तो चलो भाई, अभी के लिए ये सारा फॉर्मेट एक बार देख लो, अच्छे तरीके से नजर दौड़ा लो, अच्छे तरीके से सारी चीजें लिख लो, रिविजन कर लो, थोड़ा थोड़ा याद भी कर लो कहां पे क्या चीज आती है। अगली क्लास में क्वेश्चंस लगाते हैं, चीजें समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।